हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र यानी कि फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। तो इसके लिए आपने पिछले वीडियो में जैसे देखा होगा, जब हम डिस्कस किए थे अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, तो वही सूत्र यहाँ भी प्राप्त होगा। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो पे कंटिन्यू फिर करें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए जो डायग्राम बनेगा वो बनाया गया है। इसमें क्या है कि एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, N1 एंड N2। तो आज के वीडियो में हम बस सिर्फ इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। आप इसके अबाउट में जो लिखना होता है थोड़ा सा, वो आप जैसे जैसे हम डिस्क्राइब करेंगे वही चीज़ आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। ये दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, जिसमें N1 क्या है, ये विरल है, रेरर है, और N2 क्या है, डेंसर है, सघन है। अब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु यहाँ पर रखी गई है। अब अगर इसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो यहाँ से कम दो किरणें जानी चाहिए, जिनका हमको किसी पॉइंट पे मीट कराकर यानी कि उनको मिलाकर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा। तो यहाँ से पहली किरण जो जा रही है वो इस सरफेस के बिंदु ए पर हिट कर रही है। यहाँ पर Cn क्या है, एक परपेंडिकुलर है। अब Cn परपेंडिकुलर क्यों है, यह हमने बताया था कि ये रेडियस है। AC क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या होती है, हमेशा जो इसका परिधि है, सर्कमफेरेंस, इस पर परपेंडिकुलर होती है। तो जब ये हिट करेगी इस पॉइंट पे, तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, रेरर से डेंसर में जा रही है। तो थोड़ा सा ये बेंड टुवार्ड द नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पे झुक जाएगी। देखिए ये थोड़ा सा झुक गई। अब दूसरी किरण यहाँ पे सीधे निकल जा रही है CP को फॉलो करते हुए। अब इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे और इस वाली रे को जो AB है, अपवर्तित किरण है, इसको पीछे करेंगे तो ये दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे यहाँ पे आके, और इसी पॉइंट पे O का आपको इमेज मिल जाएगा। और यहाँ पे AM क्या है, परपेंडिकुलर एट CP है, यानी कि AM परपेंडिकुलर है किस पर, CP पर, और यहाँ पे CP की डिस्टेंस को R माना गया है, ये रेडियस ही होगी। और यहाँ से OP क्या है, U है, और ये IP क्या है, V है। अब हम लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि हमारा आपतन कोण क्या होना चाहिए और अपवर्तन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होना चाहिए। देखिए, आपतन कोण सदैव अभिलंब के साथ में बनता है, तो ये आपका आपतन कोण बन जाएगा इस वाली रे के साथ में। और अपवर्तन कोण यहाँ पे बना है, तो इसका शीर्षाभिमुख जो बनेगा यानी कि अपोजिट एंगल, वो डैश वाली लाइन के साथ में, और यहाँ से NA जो दिखाई पड़ रहा है इसके साथ में बनेगा। ये आपका कौन सा रहेगा, आप अपवर्तन कोण। अब यहाँ पे अपवर्तन कोण के कॉन्सेप्ट को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ में बनना चाहिए। तो ये डैश वाली जो किरण है ये अपवर्तित किरण ही है, और CM आपका क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ पे R आप बना सकते हैं। तो ये इतना आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट अबाउट द फिगर लिख दीजिएगा। अब इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग जैसा कि पिछले वीडियो में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले I और R की वैल्यू निकालनी है हमको। तो यहाँ पे त्रिभुज AOC से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I आपका बहिष्कोण बनेगा AOC का। तो इसमें I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये कैसे हुआ है, बहिष्कोण प्रमेय से आप बहिष्कोण प्रमेय को जानते हैं ना, कि इसमें जो बहिष्कोण होता है वो अंतः सुदूर स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार से त्रिभुज AIC से जब हम चलेंगे तो R की वैल्यू आपको मिलेगी बीटा प्लस गामा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ये भी इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ से स्नेल के
नियमानुसार क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, या इसको आप लिख सकते हैं N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये सपोज करें कि इस दर्पण का इस गोलीय पृष्ठ का जो व्यास है वो बहुत छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, ए पी के बहुत समीप हो जाएगा, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा ए, और यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये ऐसे, तो यम भी यहीं पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, और सारी साइडें इस पॉइंट से जुड़ी होंगी। तो इस केस में जो आई बनेगा, आर बनेगा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सभी बहुत छोटे हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यूज़ अगर हम रेडियन में मेजर करेंगे या बाई ट्राइंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो दोनों वैल्यूज़ कंपेयर जब करेंगे तो सेम आएंगी। तो यहाँ पे वही चीज़ की गई है। अब इसको हम लिख सकते हैं, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तब आई व आर बहुत छोटे होंगे, अतः इन्हें रेडियन में मापने पर, तो रेडियन में जब मेजर करेंगे तो एग्जैक्टली सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला जो रेशियो हट जाएगा, एंगल को सीधे लिख दिया जाएगा, मतलब N1 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 आर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि आई व आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आई आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप जानते हैं ना कि हमें अपवर्तन के लिए सूत्र निकालना है, तो आई आर की वैल्यू एग्जैक्टली हमको फाइंड करके रखनी है। अगर आई आर के टर्म्स में और किसी एंगल की वैल्यू आती है तो वो भी आपको निकालनी पड़ेगी और एक फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। तो आई आर का मान 3 में रखेंगे तो आपको मिलेगा N1, यहाँ पे मिलेगा अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू N2, यहाँ पे बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा आपका। अब इक्वेशन 4 में देखिए अल्फ़ा बीटा गामा आ गया। अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपको एक फार्मूला मिलेगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे, इन्हें भी रेडियन में मापने पर, ऐसा क्यों है, क्यों बहुत छोटे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए वाई एम पी के बहुत समीप है। अब क्यों समीप है ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसका जो अपर्चर है यानी कि डायमीटर है वो बहुत छोटा है, इस वजह से ए पी के जब समीप हो जाएगा तो यम भी देखिए शिफ्ट हो गया पी की तरफ, यम भी बहुत क्लोज हो जाएगा पी के। तो इस केस में अल्फ़ा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे और इन्हें भी रेडियन में जब हम मेजर करेंगे, तो अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर के अनुसार आपको क्या मिलेगा, tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा के हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए एम बाई कितना, ओ एम, और यही वैल्यू आपकी हो जाएगी ए एम बाई कितना, ओ एम की वैल्यू जो है यहाँ पे ये ओ पी के इक्वल हो जाएगी। यम बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है पी के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ पी, यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, एच बाई, विद साइन कन्वेंशन आपको वैल्यू पुट करनी है माइनस यू, यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि ओ एम क्या है, वेरी वेरी क्लोज टू पी है और यहाँ पे ये हो जाएगा ओ पी के इक्वल, यानी कि यम यहाँ पे वेरी वेरी क्लोज टू पी था, इसलिए ओ एम नियरली इक्वल टू ओ पी के हो जाएगा। ये आपको मिलेगा किस ट्रायंगल से, ट्रायंगल
AOM से। तो आपको ये चीज़ मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू एग्जैक्टली आपको मिल गई। अब यहाँ पे त्रिभुज अगर हम यूज करेंगे, AOM तो यूज किया जा चुका है। अब IAM की बात करें, AIM से tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा, यहाँ से आपको मिलेगा AM बाई IM इज इक्वल टू AM बाई IP, और इस केस में आपको मिलेगा H बाई माइनस V, और यहाँ पे आप फिर यही चीज़ IM नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा IP के। अब इसी प्रकार से अगर हम AMC वाला ट्रायंगल यूज करते हैं, ACM से, तो आपको tan ऑफ गामा की वैल्यू मिलेगी जो गामा के इक्वल हो जाएगी जब इसको रेडियन में मेजर करेंगे। यहाँ से आपको मिलेगा AM बाई कितना CM, और यहाँ से AM बाई क्या हो जाएगा CP के इक्वल हो जाएगा CM। यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये वैल्यू H बाई कितना R। अब यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं CM नियरली इक्वल टू CP के हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमने रेडियन का कॉन्सेप्ट बताया था, एक मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर अल्फ़ा है, ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो एंगल इज इक्वल टू एयर अपॉन रेडियस वाला फार्मूला यूज करने पर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये वाली साइड इस साइड के लगभग इक्वल हो गई है। देखिए जब यम पी के क्लोज आ गया है तो ये साइड इस साइड के लगभग इक्वल हो जाएगी। ये साइडें जो हैं, ये जो यहाँ से जुड़ेंगी तो रेडियस लगभग इनकी इक्वल होगी। तो आप इस केस में अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखेंगे, AM बाई ये OP हो जाएगा। अब अगर tan ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू देखें तो यही है। सिमिलरली साइन I के लिए, साइन R के लिए, या tan बीटा tan अल्फ़ा के लिए, सब में यही कॉन्सेप्ट जब यूज करेंगे तो वो वैल्यूज आपको इक्वल मिलेंगी। ये होता है रेडियन का कॉन्सेप्ट। तो रेडियन का कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो वैल्यू आ रही है ये इक्वल आएगी। इसीलिए यहाँ पे जब समीप होता है तो इनको रेडियन में चाहे मेजर करें, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को बहुत छोटा करके दिखाएं, तो एग्जैक्टली दोनों वैल्यूज़ सेम होती हैं। अब यहाँ पे आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई है, ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा व गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में जब ये वैल्यू आप उठा के रखेंगे तो आपको एक फार्मूला मिलेगा। क्या मिल जाएगा वो, ये मिलेगा N1, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है H बाई माइनस U प्लस H बाई कितना हो जाएगा R, ये आपके गामा की वैल्यू है। यहाँ से हो जाएगा N2, यहाँ पे हो जाएगा H बाई माइनस V प्लस H बाई कितना R। अभी क्या है कि एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि दोनों साइड में H हर एक टर्म्स में है, जो कॉमन है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर N1 का, इधर N2 का, तो आपको मिलेगा N1 बाई कितना माइनस U प्लस N1 बाई R इज इक्वल टू N2 बाई माइनस V प्लस N2 बाई R। अभी एक चीज़ और दिखाई पड़ रही है, N1 और N2 ये जिनके नीचे R है, इनको एक साइड में अगर हम करें तो फार्मूला थोड़ा सा और शिफ्ट होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना N1 बाई माइनस U, ये वाली साइड जब इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि इधर निगेटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कितना N2 बाई V इज इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N2 बाई R माइनस N1 बाई R। फिर आपको यहाँ से मिलेगा N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये आपको फार्मूला मिल जाएगा एक इस टर्म्स में। इसको आप मान सकते हैं कि ये इक्वेशन 5 है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यही फार्मूला आपको वहाँ पे कनकेव सरफेस के लिए भी मिला था, यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस के लिए मिल गया। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा और चेंजिंग करना चाहें तो हम चेंजिंग कर सकते हैं। क्या चेंजिंग कर सकते हैं वो देखिए,
अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लें कि यदि n सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक हो, तब आप क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2/n1, यानी कि विरल माध्यम का जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको n1 कंसीडर किया गया है और सघन का n2। तो यहाँ पे n आपको क्या मिलेगा, सघन माध्यम का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। तो फार्मूले का जब ये वैल्यू फार्मूले में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू n2/n1। तो आप देखें जहाँ पे n2 है, अगर उसके नीचे n1 से डिवाइड कर दें तो आपको n के टर्म्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब समीकरण 5 के दोनों पक्षों में अंश में यहाँ पे लिख देते हैं और क्लियर हो जाएगा। n1 से भाग देने पर तो आपको क्या मिल जाएगा, n2/n1 बाई कितना v माइनस n1/n1/u इज इक्वल टू n2/n1 माइनस n1/n1 बाई कितना r, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ मिलेगी, इसी को आप क्या कंसीडर किए हैं, n क्या है, सघन माध्यम का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक है। एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये सघन का ही अपवर्तनांक है, क्योंकि अगर विरल के सापेक्ष में है तो n1 की वैल्यू 1 कंसीडर की जाएगी, क्योंकि विरल आपका जनरली क्या लिया जाता है, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो n क्या है, एग्जैक्टली n2 है, यानी कि जो सघन का अपवर्तनांक है, यानी कि वास्तव में n क्या है, सघन का ही अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे कितना, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, n-1/r। ये भी फार्मूला है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। अब ये आपका इक्वेशन 6 बन गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों फार्मूले को अगर हम इन दोनों फार्मूलों को अगर हम ध्यान से देखें तो चीज़ें वही हैं, बस इसको एक पॉइंट में करके यानी कि n में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब और दूसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है कि अगर हम फिगर में इसको अगर हम लोग सघन बना लें और इसको विरल, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो वो सघन में आ जाए और आपका जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेरर में हो यानी कि विरल में हो, तब इस केस में आपको क्या मिलेगा, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। दोनों फार्मूले चेंज हो जाएंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पे n1 है वहाँ पे आप n2 रख देंगे और जहाँ पे n2 है वहाँ पे n1 रख देंगे। तो पहले इस फार्मूले का फॉर्मेट चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, यदि वस्तु कहाँ पे हो, सघन में, और अपवर्तन विरल में हो, तब आपका जो फार्मूला बनेगा क्या बन जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा n1/v माइनस n2/u इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r। ये आपका एक फार्मूला बनेगा। जो इक्वेशन 5 कन्वर्ट होगा वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वेशन 6 जो कन्वर्ट होगा n के स्थान पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, समीकरण 6 में n के स्थान पर 1/n रखने पर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यही कहती है कि अगर हम ANG की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, GNA। अगर हम ANG की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, GNA, ऐसा लिख सकते हैं। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलती है। तो यहाँ पे अगर हम वही चीज़
प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/n v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना 1/nv माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 माइनस n/nr ऐसा मिलेगा। अब यहाँ से एलसीएम इक्वल करने के लिए या यूँ कह लें कि n से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1/n कॉमन करके कैंसिल कर दें तो बात एक ही है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/v माइनस n/u इज इक्वल टू 1 माइनस n बाई कितना r। हमने किया क्या, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया अप एंड डाउन तो 1/n कॉमन हो जाएगा, इधर भी n है 1/n तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फार्मूला मिल जाएगा। अब इसी फार्मूले से अगर हम चाहें तो ये वाला फार्मूला जो आपको मिला है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप यही यूज कर लीजिए, यानी कि समीकरण 6 में n के स्थान पर 1/n रखने पर तो आपको ये जो फार्मूला मिलेगा ये किसके लिए मिला है, यदि वस्तु सघन में हो और अपवर्तन विरल में हो तो इस फॉर्म में आ जाएगा। बट अब हम लोग क्या जानते हैं कि n इज इक्वल टू क्या है n2/n1 है। अब यही चीज़ यहाँ पे n के स्थान पे प्लेस कर देंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये जनरल केस में तो याद रख सकते हैं, लेकिन अगर बाय रूल चलें तो यहाँ पे यही चीज़ अगर आप प्लेस करेंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और आपके आगे की पढ़ाई में जो काम आने वाला है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस का यूज करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और आप ध्यान रखिए कि दोनों टॉपिक यानी कि जो अवतल और उत्तल के लिए बताई गई है इनमें से कोई ना कोई बोर्ड में तो आ सकती है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। अगर किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि दोनों जो फार्मूले डिराइव कराए गए हैं आपको, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो दोनों फार्मूले आपको डिराइव कराए गए हैं वो दोनों सेम हैं। आप देख सकते हैं कि n1/v माइनस n2/u इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r। इसी केस के लिए किस में निकला था, अवतल में, यहाँ पे उत्तल में निकला है। और जो मेन फार्मूला आपका निकल के आया है ये फार्मूला भी सेम है, यानी कि सारे फार्मूले सेम हैं। कहने का मतलब वो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, यानी कि दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के लिए जो फार्मूले आए हैं वो सेम है, इसलिए इसको याद रखना इजी हो जाता है। अब हम काम की बात कर लेते हैं। आपको आगे यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग फार्मूले को चेंज करना है। तो अब आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट पढ़ना है वो ये है कि आपको मेन फार्मूले में मतलब n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r में फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है, या इस फार्मूले में या फिर n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r में। चाहे आप इसमें करें चाहे इसमें करें, ये करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा बट आप इसको करिएगा, ये मैं सजेस्ट करता हूँ, ये आपको सिंपल मिलेगा। इसमें क्या इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर हम फर्स्ट फोकस की बात करेंगे तो प्रथम फोकस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अगर हम कुछ इस तरह से इसको बनाएं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर मान लें ऑब्जेक्ट आपका यहीं पे है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी u, और यही क्या है f1 है। और यहाँ पे अगर आप अवतल पृष्ठ की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये पॉइंट आपका बन जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्या है u f1 का काम करेगा और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो इस केस में u इज इक्वल टू f1 एंड v आपका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो आपका ये फार्मूला चेंज हो जाएगा किस फॉर्म में, n/∞ माइनस 1/f1 इज इक्वल टू n माइनस 1/r। तो यहाँ से f1 की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, -r/n माइनस 1। यहाँ पे अब अगर हम ये कंसीडर करें कि n इज़ ग्रेटर देन 1 है और आपको उत्तल के लिए बात करना है तो f1 आपको क्या मिलेगा,
देखिए आर आप यहाँ पे रखेंगे, उत्तल के लिए बात कर रहे हैं तो आर पॉजिटिव होता है। आर अगर पॉजिटिव होगा तो आपको F1 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पे उत्तल के लिए बात कर रहे हैं तो आर अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं तो F1 आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्या मिलेगा, नेगेटिव। देखिए आपका इधर ही बन रहा है तो ये दूरी आपकी नेगेटिव में ही कंसीडर की जाएगी। अगर आप आर नेगेटिव रखते हैं तो F1 मिलेगा पॉजिटिव, ये आपको मिलेगा। इसके लिए ये देखिए इस साइड में बन गया, तो ये आपका एक इक्वेशन बना है फर्स्ट। अब जब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यानी कि द्वितीय फोकस की, द्वितीय फोकस, तो ये आपका सेकंड फोकस में इसी तरह से डायग्राम बनेगा। इसमें अनंत से किरणें आती हैं और एक पॉइंट पे जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या उस पॉइंट से आपको लगेगा कि किरणें आ रही हैं, अवतल में लगेगा कि उस पॉइंट से आ रही हैं और उत्तल में लगेगा कि उस बिंदु पर उस पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जाकर मिल रही हैं। अवतल में आपको लगेगा कि उस बिंदु से किरणें आ रही हैं और उत्तल में लगेगा कि उस बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। तो इस केस में u क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, क्योंकि किरणें कहाँ से आती हैं, अनंत से। और v आपका जो बनता है वो आपका बनता है F2। ये द्वितीय फोकस का कॉन्सेप्ट है। फिगर इसी तरह से बनेगा, यानी कि आप यहाँ पे ऐसा समझ लें, इसी फिगर में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसे किरणें अनंत से आएंगी, इस पॉइंट पे जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी, और इसमें जब आप देखेंगे तो किरणें ऐसी आएंगी और ये ऐसे निकलेंगी और इस पॉइंट पर आकर आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये आपका द्वितीय फोकस का कॉन्सेप्ट है। u क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, और v क्या हो जाएगा, F2। तो मेन फार्मूला आपका शिफ्ट होगा n/F2 माइनस 1/u की वैल्यू इन्फिनेटिव इज इक्वल टू n-1/r की वैल्यू क्या है, सेम। तो यहाँ से आपको मिलेगा n/ कितना, F2, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आप जानते हैं ना इन्फिनेटिव की वैल्यू जो होती है 1/0 मीन्स 0 ऊपर जाएगा सब कुछ 0 कर देगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू n-1 कितना, r, या F2 इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा nr कितना, n-1। ये इक्वेशन सेकेंड। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड का कंपैरिजन करें, इसके लिए भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं केस। क्या अगर n इज़ ग्रेटर देन 1 है और r पॉजिटिव है तो आपको F2 क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन r पॉजिटिव किसके लिए होता है, ये आप जानते हैं किसके लिए होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल के लिए होगा। तो उत्तल में F2 क्या होता है, दूसरी तरफ ही होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। अवतल में अगर आप यहाँ पे रखते हैं r नेगेटिव तो आपको F2 भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। यहाँ पे इसका द्वितीय फोकस इधर ही होता है, तो इस पॉइंट के इधर जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो नेगेटिव होगी। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना किस लिए की जाती है कि F1 F2 का कितना टाइम्स है, इस टाइप में तुलना की जाती है। तो आप इस केस में फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से F1/F2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, F1 की वैल्यू आपके पास है माइनस r कितना, n-1, और बाई कितना, n2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा nr कितना, n-1। अभी यहाँ से F1/F2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, माइनस r/n-1 इंटू n-1/nr, ऐसा मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको मिला कितना, F1/F2 इज इक्वल टू -1/n, या थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा F2 इज इक्वल टू -nF1, ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस सिंबल ये यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है कि इसमें F1 और F2 दोनों P पॉइंट के इधर उधर होते हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि माइनस जो यहाँ पे सिंबल आ रहा है ये सिर्फ यही बता रहा है कि ये दोनों विपरीत होते हैं
यानी कि F1 के दूसरी तरफ F2 होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, वो भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने स्टडी को जारी रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।